सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर रहे थे और वहां पर अपन ने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखा था। वहां पर SN1 देखा था, SN2 देखा था। आज अपन बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस की, विलोपन रिएक्शंस की। जैसा कि आप देख पा रहे हो, विलोपन अभिक्रिया। देखिए SN1 मैकेनिज्म होती है और SN2 मैकेनिज्म होती है और यहां पर पढ़ेंगे E1 और E2, इनके बारे में देखेंगे। अब विलोपन अभिक्रिया में होता क्या है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है ये। दूसरी रिएक्शन थी अपने पास में, क्या होता है यहां पर मेरे पास में है जैसे ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां कोई X एटम लगा हुआ है, यहां कोई Y एटम लगा हुआ है, क्लियर है। चलिएगा, और यहां पर कोई इसकी वैलेंसी है कार्बन की, वो कंप्लीट है किसी ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा। तो यहां से क्या होगा, किसी बड़े एटम्स का या बड़े ग्रुप का बाहर निकलना होगा, यानी कि बड़ा एटम या बड़ा ग्रुप यहां से निकलता है बाहर, और बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है मतलब उसको बोलते हैं एलिमिनेट बोलते हो आप। यानी यहां से क्या होगा, XY बाहर निकलेगा। अब देखो XY बाहर निकलेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी यहां पर क्या होगी, फ्री होगी। कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां आपने देखा कि इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य यहां पर बना डबल बॉन्ड, ये बन गया है डबल बॉन्ड। अब देखिए, इस रिएक्शन को आप बोलते हो एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन और इसी को आप बोलोगे विलोपन अभिक्रिया, यानी इसी रिएक्शन को आप बोलते हो विलोपन अभिक्रिया। अब देखिएगा, जो आप एलिमिनेशन रिएक्शन देख पा रहे हो इसमें क्या क्या प्रोसेस संपन्न होती है उसकी अपन बात करते हैं। यानी यहां पर क्या है, कोई XY बाहर निकल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसके अलावा यहां पर देखिए, ये कोई आपका अनसैचुरेटेड था कंपाउंड, उसे आपको क्या प्राप्त हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त हो गया। मींस आपने एल्केन से क्या बनाई है, यहां पर एल्किन बनाई है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस हुई है उसके अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे अपन, इसको आप देखो ध्यान से। ये आपका क्या है, एल्केन है और इस एल्केन से आपने क्या बनाया है, इस एल्केन से आपने बना लिया है एल्कीन। ये एल्केन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये sp3 कार्बन एटम था। sp3 कार्बन एटम से किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका sp2 में। यानी आपने इसमें देखा एल्केन से एल्कीन बनी, sp3 से sp2 बना। इसके अलावा आपने देखा कि ये आपका कैसा था, सैचुरेटेड कंपाउंड था और इस सैचुरेटेड कंपाउंड से आपको क्या मिला, आपको मिल गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि आपका था ये सैचुरेटेड यानी संतृप्त कंपाउंड था, एल्केन था, इसको आपको प्राप्त हो गया है इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी आपने क्या बना लिया है, कोई एल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया। यानी सैचुरेटेड कंपाउंड से आपने बना लिया अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चलिए इस रिएक्शंस की और बात करते हैं अपन। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां पर क्या होता है, कोई एटम्स है या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है। मींस वो यहां से बाहर निकलता है। चलिए दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में। और ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ये हाई टेम्परेचर पे संपन्न होती है। हाई टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, इस टेम्परेचर पे होती है। ये रिएक्शन जो है आपको दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। किस प्रकार की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक होती है। हाई टेम्परेचर पे संपन्न हो रही है और रिएक्शन कैसी हो गई आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। चलिए और बात करते हैं, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मींस आप बता दोगे डेल्टा H है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास में धनात्मक आ जाएगी। ये पॉइंट देखे आपने। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या है, यहां पर
पॉजिटिव है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, देखो आपके पास में होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है। डेल्टा एच आपका क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। अब देखो डेल्टा एस मैंने क्या किया पॉजिटिव किया। अब देखो टेम्परेचर इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर डेल्टा एच ही पॉजिटिव होता है इस रिएक्शन के लिए। डेल्टा एस भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। वो कब होता है जब आप डेल जी को क्या कर दो डोमिनेट कर दो। तो यहां बता दोगे यहां पर जो आपका टेम्परेचर है क्लियर है वो आपको हाई रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी उसमें। इसके अलावा देखिएगा आप डेल्टा एस की वैल्यू यहां पर क्या निकल के आएगी आपके पास में पॉजिटिव निकल के आएगी, यानी एंट्रोपी का मान है और एंथैल्पी का मान है वो आपके पास में क्या निकल के आएगा पॉजिटिव निकल के आएगा। चलो इसके बारे में और चर्चा करते हैं। और क्या चर्चा करते हैं, देखा आपने आपका एल्केन से बन गया एल्कीन। चलिए इतना आपको पता है। यहां पर आपने क्या देखा इसमें दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, हो गया। यहां पर दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक हुआ तो आप यहां लिख दोगे दो सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होने से एक तो आपका नया बना सिग्मा बॉन्ड और एक आपका क्या बना है पाई बॉन्ड बना है। आप यहां पर लिख सकते हो दो सिग्मा बॉन्ड इस रिएक्शन के दौरान ब्रेक हुई है और सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या बना एक सिग्मा और एक पाई बन जाता है। एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड की क्या हो जाती है इस रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन हो जाती है। चलिए आप मेरे को ये बताइए कि ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शंस का जस्ट रिवर्स है क्या। देखो एडिशन रिएक्शन में क्या करते हो आप एक बार बता देता हूं आपको। ये मेरे पास में क्या होता है कोई जैसे एल्कीन है, इस पर मैंने कोई इस AB रिएजेंट का अटैक करवाया, इस रिएजेंट का अटैक करवाया तो यहां पर क्या होगा इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, A और B जुड़ता है यहां पर। तो देखो यहां पर दो पाई बॉन्ड से आपकी एक पाई बॉन्ड था इसमें पाई बॉन्ड टूटा उससे क्या प्राप्त हुआ आपको सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। तो बताओ जस्ट रिवर्स हो गया क्या, तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये मैकेनिज्म में आपको देखना नहीं है रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, यानी कि जो आपकी योगात्मक अभिक्रिया होती है उसका विलोपन है। तो आपने क्या क्या देखा मैंने बताया है कि ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें कोई रिएजेंट आता है तो उसमें किसी ग्रुप्स का या किसी परमाणु का एलिमिनेशन हो जाता है, यानी कोई ग्रुप या परमाणु उस मॉलिक्यूल में से बाहर निकल जाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हो। क्लियर है। चलिए मैंने बोला देखो सिंगल बॉन्ड है उसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो ये सब चीजें यहां पर प्रोसेस होगी। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए ऐसा कि निम्न में से एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए सत्य कथन है, आपको कथन दे दिए मान लो, फिर आपको बताना है तो आप बता दोगे। ठीक है, ये आपकी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पहले चर्चा। हाई टेम्परेचर पे होगी, आपको पता है हाई टेम्परेचर पे है तो प्रोसेस कैसा आपसे पूछे, क्योंकि डेल्टा एच क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये प्रोसेस आपकी है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस अभी जानते हो आपने पढ़ रखा है थर्मोकेमिस्ट्री में, सवतः प्रक्रम है जो खुद से होते हैं अपने आप होते हैं उन्हें आप बोलते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या सवतः प्रक्रम। आइए देखते हैं, अब देखते हैं इसके टाइप्स देखते हैं अपन। देखिएगा इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो होते हैं आपके, तो E1 होता है, एक आपका होता है E2 होता है, E1CB होता है और एक EI होता है। देखिए देखो अपन बात करते हैं, देखो एक तो अल्फा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन है और गामा एलिमिनेशन है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए आप सभी जानते हो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन के बारे में बता दोगे। चलिए देखना यहां पर मैं बता रहा हूं आपको अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है उसके बारे में। देखो इसके ये टाइप्स नहीं है मुख्य रूप से, लेकिन यहां पर ये से संपन्न हो सकती है उसकी बात करने जा रहे हैं। ये मेरे पास में कोई मान लो कंपाउंड दे रखा है ऐसा, और ये है देखिए CHCl3, इस बात को समझ गए।
ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां से ये बाहर निकलेगा। कब निकलेगा? जब कोई बेस आके इस पर अटैक करेगा। क्लियर है? तो यहां से ये निकलेगा और ये निकलेगा, यहां पर क्या बनेगा आपका HCl बाहर निकलेगा। देखिएगा ये HCl बाहर निकलेगा, जब कोई रिएजेंट आके अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा? CCl। ये कौन सा हो रहा है? अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है इसमें। यदि बात करोगे आप बीटा एलिमिनेशन की, तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? इसकी बीटा पोजीशन से आप क्या निकाल दोगे? कोई लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दोगे। ये लिविंग ग्रुप था, यहां पर आप सभी जानते हैं हेलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। देखिएगा ये मेरे पास में है, बीटा एलिमिनेशन है, यहां पर आपका क्या जुड़ा हुआ है? कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सभी जानते हो अच्छे से। अब देखो ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा, इस लिविंग से जो ये कार्बन जुड़ा इसको क्या बोलोगे आप? अल्फा कार्बन। और इस कार्बन को आप क्या बोलते हो? बीटा कार्बन कहते हो। इस बात को समझे? चलिए यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर हुआ, इसको आप क्या बोलते हो? बीटा एलिमिनेशन। देखो बीटा पोजीशन से जा रहा है। और बात करते हैं, एक होता है आपका गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन या इसको बोला जाता है गामा विलोपन। गामा विलोपन का मतलब क्या होता है? जैसे ये मेरे पास में है कार्बन, अब इसकी हाइड्रोजन की तरह वैलेंसी पूर्ण कर लेना। ये अल्फा पोजीशन है, सॉरी ये कार्बन है, इससे क्या लगा हुआ है? कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। तो देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन हो गया, और यहां पर भी क्या है आपका? लिविंग ग्रुप है। अब देखिए कोई रिएजेंट आके अटैक करेगा, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो ये बाहर निकलेगा और आपका ये बाहर निकलेगा। इसका मतलब आपका क्या बनेगा? एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो? साइक्लोएल्केन बोलते हो या साइक्लिक एल्केन बोलते हो। इस बात को समझे? ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। तो गामा एलिमिनेशन जहां होता है वहां साइक्लोएल्केन की फॉर्मेशन होती है। और इनमें क्या होता है? यहां पर आपको एल्कीन बनती है बीटा एलिमिनेशन में। और अपने सिलेबस में मुख्य रूप से बीटा एलिमिनेशन के बारे में दे रखा है। और यहां पर क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बन, जिसको आप बोलते हो मध्यवर्ती, यहां से ये और ये एलिमिनेट हो जाते। समझे इस बात को? चलिए देखो ये कार्बन कौन सा है? ये जो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है इस पर अल्फा कार्बन, ये हो गया ना। अब ये अल्फा से क्या निकला? आपका H निकला है। आप इसको क्या बोला गया? अल्फा एलिमिनेशन बोला गया। समझे इस बात को? आइए अब देखो इसके प्रकार की अपन बात करते हैं, तो देखिएगा क्या होता है। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। और अपन जो E1 और E2 के बारे में पढ़ेंगे विशेष तौर से, एक बार बेसिक बता देते हैं आपको क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो देखिए आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन एक तो आपकी होती है E1 रिएक्शन, एक आपकी होती है E2 रिएक्शन, एक आपकी होती है E1CB रिएक्शन। क्लियर है? और एक आपकी होती है EI रिएक्शन। देखो इसको बोला जाता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे SN1 है उसके समान होगी। इसको बोला जाता है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। मींस यहां पर क्या होगा? आपके SN2 मैकेनिज्म जैसे होती है उस प्रकार रिएक्शन होती है। तो नाम लिख लेते हैं, इसको बोला जाता है E1 मैकेनिज्म, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो, ये हो गया यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको आप बोलते हो एका अणुक विलोपन अभिक्रिया। E2 जो एलिमिनेशन होती है इसको आप बोलते हो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसका नाम क्या हो गया? द्विक आणुक विलोपन अभिक्रिया हो गया। और ये होती है E1CB मैकेनिज्म, यानी किसी कॉन्जुगेट बेस की उपस्थिति में होती है। तो इसको आप बोल देते हो यहां पर यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मिक क्षार बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन बोल दोगे इसको। देखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और यदि इसकी बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी
इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी जो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है उस मॉलिक्यूल में ही ये रिएक्शन संपादित हो जाती है, किसी बाहरी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप पाइरोलाइसिस बोल सकते हो, इसका तापीय अपघटन करवाते हो, वैसे यहां पर आपको प्रोसेस देखने को मिलती है। इसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। यानी ये तो होगी एका अणु के विलोपन अभिक्रिया, ये होगी द्विक अणु की विलोपन अभिक्रिया, ये जो हुई आपकी एका अणु की संयुग्मिक क्षार विलोपन अभिक्रिया, और इसको आप बोलते हो अंतर अणु के विलोपन अभिक्रिया। इसकी अपन बात करेंगे। आइए देखते हैं इवन मैकेनिज्म क्या होती है, E2 क्या होती है। एक बार यहां पर आपको बेसिक बता दिया जाता है, फिर अपन देखेंगे इनके बारे में विस्तार से। देखना एक बार बेसिक देखिएगा, E1, E2, E1 CB और EI मैकेनिज्म का। देखिए बेसिक क्या होता है E1 मैकेनिज्म का। देखो E1 में क्या होता है कि आपके पास में कोई एटम्स निकलता है, कोई ग्रुप्स निकलता है, तो सबसे पहले उसमें निकटवर्ती कार्बन पर आपको प्रोसेस देखने को मिलेगी। देखिए जैसे ये है मेरे पास में, यहां मैंने लगा दिया H लगा दिया, यहां मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया। इस बात को समझिए आप। अब देखिएगा यहां से सबसे पहले तो आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, और लिविंग ग्रुप बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, देखिएगा यहां से ये लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकला। ये कब निकला, जब आपका कोई रिएजेंट आके अटैक किया, किसी रिएजेंट ने अटैक किया, रिएजेंट के अटैक करने पर यहां से आपका X माइनस बाहर निकला। X माइनस के बाहर निकलने से ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर किसकी जनरेशन हो गई, कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो गई, और ये H है। अब देखो बाद में क्या होगा, आपका कोई बेस आएगा, उस बेस के साथ में क्या निकलेगा, आपका H निकल जाएगा, यहां से माइनस H प्लस निकलेगा, और इसके द्वारा आप क्या बना दोगे, यानी कि इसमें एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये तो जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हो आप E1 में। E2 में क्या होती है, दोनों प्रोसेस साथ साथ संपन्न होती है। दोनों कौन सी, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ HX है, और जैसे ही कोई रिएजेंट आके इस पर अटैक करेगा तो यहां से सेम समय में H और X का बाहर निकलना होगा। HX यहां से बाहर निकलेगा तो आपकी क्या फॉर्मेशन हो जाती है, यहां पर एल्किन फॉर्मेशन हो जाती है। ये हो गई, इसको बोलते हो आप E1, इसको क्या बोलोगे आप E2। ध्यान रखिएगा E1 जो मैकेनिज्म होती है, सबसे पहले एक कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद में आपका क्या बनता है, उत्पाद बनता है। इसमें यदि आप देखते हो E2 में, तो E2 में साथ साथ में संपन्न होती है। मैकेनिज्म करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगी आपकी। फिर अपन बात करते हैं E1 CB मैकेनिज्म में। इसमें क्या होगा, कोई कॉन्जुगेट बेस है, उसकी उपस्थिति में बाद में आपका H प्लस रिमूव हो जाता है। वो कैसे होता है उसकी बात है। देखिएगा ये यहां पर मैंने लगा दिया H, यहां पर क्या है, X है। समझे इस बात को। चलिए ये जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा आपका, ये H बाहर निकलेगा, यस, जैसे ये H बाहर निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा किसको, इस कार्बन को दे जाएगा। इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे जाएगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, कार्बन पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। देखिएगा कार्बन पर आपकी बढ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण आपने क्या देखा, इस कार्बन पर एक कोई कॉन्जुगेट बेस हो रहा है, मतलब कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हो रही है। क्या, एक प्रकार का आपका कार्बेनाइन बन रहा है। क्लियर है, ये आपका बना कार्बेनाइन। अब इसी में क्या होगा, कोई कॉन्जुगेट बेस की उपस्थिति में ये कार्बेनाइन है, ये बना, और उसके बाद में आपका यहां से ये X माइनस बाहर निकल जाएगा, और X माइनस के बाहर निकलने के बाद में आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्किन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है। एक होती है आपकी EICB मैकेनिज्म, सॉरी EI मैकेनिज्म, यानी कि इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। देखिएगा क्या होती है इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन में, ये मेरे पास में कोई मान लो एस्टर दे रखा है, ये देखिएगा आपको एस्टर दे रखा है, और इसी में रिएक्शन होती है। तो यहां पर क्या होगा, इसी रिएक्शन में यहां से एक H निकलेगा, क्योंकि देखिएगा
ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है या ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसे अल्फा कार्बन ये हो गया, इधर वाला अल्फा कार्बन ये हुआ, यहां से एक H निकला और ये H प्लस इसको मिला। क्लियर है? क्या बनेगा देखो, RCH2COH, और ये क्या बन गई आपकी एल्कीन बन गई। इसी मॉलिक्यूल में संपादित हो रही है। और वो कब होती है? जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, पाइरोलाइसिस या जिसको आप बोलते हो तापीय अपघटन प्रोसेस होती है उसमें। ये आपने देखा इसका जनरल यानी कि किस किस प्रकार E1 होती है, E2 होती है, पहचानने का तरीका आप समझ गए हो। E1, E2, E1CV और आपका लास्ट में EI जो मैकेनिज्म है उसको पहचानने का तरीका सीख गए। चलिए अपन अब बात करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में विस्तृत रूप से E1 और E2 के बारे में। तो हेडिंग लगा दीजिए E1 रिएक्शन। और विशेष रूप से एल्किल हैलाइड में अपन पढ़ेंगे, एल्कोहल में भी होती है, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो एल्किल हैलाइड से रिलेटेड है। तो एल्किल हैलाइड में किस किस प्रकार होती है तो उसमें अपन केवल आज E1 और E2 देखेंगे। और अपने सिलेबस में मुख्य रूप से E2 रिएक्शन दे रखी है और E1 को आपको ज्ञान होना चाहिए। तो हेडिंग लगा लीजिए E1 रिएक्शन। इसको क्या बोलते हो आप? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन मींस ये रिएक्शन हो गई आपकी एका अणु की विलोपन अभिक्रिया। एका अणु विलोपन अभिक्रिया। देखिए एका अणु विलोपन अभिक्रिया है, यहां पर आपको SN1 रिएक्शन है वो भी मैं बता दूंगा किस प्रकार होगी इस रिएक्शन के द्वारा, और E1 रिएक्शन है वो किस प्रकार होगी उसकी भी अपन बात करें। देखिए मेरे पास में है RCH3 और यहां पर कोई लगा हुआ है, कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब सभी जानते हो लिविंग ग्रुप होते हैं वो हटने वाले समूह होते हैं, इस बात को समझ गए अच्छे से। देखिए यहां से सबसे पहले क्या होगा, ये कार्बन है, इससे जो बगल वाला कार्बन है और इधर बगल वाला कार्बन है, तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको आप क्या बोलते हो? अल्फा कार्बन बोलते हो। समझे इस बात को? और इस अल्फा कार्बन से बगल वाला जो कार्बन है उसको आप जस्ट एडजेसेंट कार्बन, बीटा कार्बन, और इधर भी कौन सा होगा आपका? बीटा कार्बन होता क्या एक्चुअल में इस रिएक्शन में, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब लिविंग ग्रुप जैसे ही बाहर निकलता है तो आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है, मींस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए क्या ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला। अब लिविंग ग्रुप के स्थान पर मान लो मैंने लगा दिया कोई अक्स लगा दिया। अक्स का मतलब आपका क्या हो सकता है? कोई हेलोजन हो सकता है, और हेलोजन सभी जानते हो जैसे Cl, Br, ठीक है, और माइनस, यानी इनका ऑर्डर इस प्रकार देख सकते हो आप। यह फटाका SN1 रिएक्शन में अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो आयोडाइड होता है, फिर क्लोराइड होता है, और फिर आपका क्या होता है? ब्रोमाइड ये होता है। जैसे ही यहां से आपका निकला अक्स माइनस बाहर, देखिए अक्स माइनस के बाहर निकलने से RCH3 बन गया और यहां पर क्या बना? आपका कार्बोकेटाइन बना। क्लियर है? अब देखिए ये कार्बन आपका अल्फा था और इधर वाले दोनों कार्बन इसके पास पास वाले बीटा कार्बन थे। ये आपका अल्फा कार्बन था, इधर वाला बीटा कार्बन था, और इधर वाला कैसा कार्बन था? बीटा कार्बन था। चलिए इसमें क्या होगा, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, यहां से CH2 और H। अब क्या है, कोई बेस की उपस्थिति होगी, कोई बेस आके अटैक करेगा। जैसे बेस कुछ भी ले सकते हो आप, क्लियर है? जैसे मैंने ले लिया, मान लो मेथेनॉल ले लिया, और रिएक्शन कब हो रही है? यहां पर हाई टेम्परेचर पे संपादित हो रही है। तो यहां से ये H प्लस निकलेगा, H प्लस इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और यहां पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी।
आपका क्या बन जाता है, आपकी फॉर्मेशन हो जाती है एल्किन की, यानी आपने बना क्या लिया है, इसके द्वारा एल्किन का निर्माण कर लिया है। ये तो तब बना है जब आपने बेस लिया है, हाई टेम्परेचर हुई है, मतलब यहां पर आपकी इवन मैकेनिज्म आपको देखने को मिली। मान लो इसमें ऐसा भी तो हो सकता था, कैसा हो सकता था, ये आपने क्या किया, यहां पर CH3OH लिया और यहां पर आपने ले लिया मान लो लो टेम्परेचर ले लिया, कम तापमान ले लिया। अब देखो लो टेम्परेचर लिया, इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है यहाँ पर, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अब इस कार्बन पर अटैक करेगा। आप सभी जानते हो SN1 मैकेनिज्म होती है, RCH CH3 और यहां पर क्या जुड़ जाएगा आपका OCH। इस बात को समझ गए। यहां पर मैं OH माइनस भी ले सकता हूं, H2 भी ले सकता हूं, यहां पर OH माइनस होगा तो यहां पर कौन सा हुआ, यहां पर SN1 मैकेनिज्म की हो रही है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो आपकी SN1 होती है और E1 होती है वो साथ साथ चलती है, दोनों रिएक्शन है, यानी कि आपको दोनों रिएक्शन साथ साथ देखने को मिलेगी, टुगेदर संपन्न होती है। क्लियर है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे बेस आएगा तो बेस और आपको यदि हाई टेम्परेचर दे रखा है तो वहां पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन है वो करवानी है। अब देखो इस रिएक्शन के अपन बात देखते हैं, यहां पर क्या हुआ, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला। लिविंग ग्रुप बाहर निकलने से आपका यहां पर बन जाता है कार्बोकेटायन, बन जाता है एक कार्बोधनायन बन जाता। क्लियर है? ये रिएक्शन सभी जानते हो स्लो स्टेप होगी, और स्लो स्टेप आपकी क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स में, RDS होती है, रेट डिटरमाइनर स्टेप होती है, यानी जो मंद पद होता है किसी अभिक्रिया का वो उसका वेग निर्धारक पद होता है, और ये कैसा होगा आपका फास्ट होगा, और इधर ये कैसा होगा आपका फास्ट, यानी ये फास्ट स्टेप होगी। क्लियर है? चलिए इसके अलावा मान लो इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट की संभावना हो तो वो रीअरेंजमेंट के द्वारा फिर आपको क्या बनानी है, एल्किन की फॉर्मेशन करनी है। तो यहां पर एक बार इसका मैं बेसिक बता देता हूं होता क्या है। देखो RL है, मतलब L क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। यदि मान लो इस कार्बोकेटायन में कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बन रही है, चाहे वो हाइड्राइड शिफ्ट हो चाहे वो मिथाइल शिफ्ट हो, तो वो क्या बन जाएगा आपका रीअरेंज कार्बोकेटायन बन जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे, रीअरेंज कार्बोकेटायन बोलते हो। और रीअरेंज कार्बोकेटायन है फिर वो क्या कर लेता है आपका, यदि उसमें लो टेम्परेचर आपको दे रखा हो, क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा हो और हाई टेम्परेचर दे रखा हो आपको और बेस दे रखा हो, तो वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो इसके द्वारा तो लो टेम्परेचर पे तो क्या होगी आपकी SN1 मैकेनिज्म होगी, और यहां आपकी कौन सी होती है, E1 मैकेनिज्म होती। समझे इस बात को? चलिए यहां पर यदि अपन रेट निकलना चाहे इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन के लिए यदि रेट लिखना चाहे तो रेट किसके समानुपाती होगी, क्योंकि अपन ने बोला था स्लो स्टेप होती है वो आपकी RDS स्टेप होती है, और स्लो स्टेप RDS स्टेप है वो इसका वेग निर्धारक पद होता है। इसका मतलब आपने जो यहां पर लिया सबस्ट्रेट लिया है, क्रिया कारक लिया है, केवल आपकी रेट उसी पे निर्भर कर रही है। इसकी जो रेट है वो केवल किसके कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रही है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रही है, यानी क्रिया कारक की सांद्रता पे निर्भर कर रही है। आप यहां पर क्या बोल दोगे, आपकी जो रेट है वो क्या है, के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या क्रिया। यहां पर आप क्रिया कारक क्या काम में ले रहे हो, आप यहां पर क्रिया कारक काम में ले रहे हो, ये इस पर निर्भर कर रही है। अब देखो केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करती है तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गई, तो इसका आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो। ऑर्डर क्या आएगा इसका,
1 आएगा। इसका मतलब ये कौन से काइनेटिक को फॉलो कर रही है? ये आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। मतलब ये जो अभिक्रिया है वो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहां हो जाती है। यहां तक इसको आप नोट कीजिए। कर लिया? चलिए अब देखिए, यहां पर आपने क्या देखा, एक तो E1 हुई और एक SN1 हुई, यानी कि इस रिएक्शन में आपको E1 और SN1 है, दोनों साथ साथ में देखने को मिलती है। क्लियर है? चलो, लो टेम्परेचर वाला पता चल गया आपको, हाई टेम्परेचर पे किस प्रकार रिएक्शन होती है उसके बारे में अपन ने देख लिया। यहां पर जो एलिमिनेशन हुआ वो कौन सा एलिमिनेशन हुआ, मतलब कहां से आपका हाइड्रोजन एटम निकला, H+ कहां से निकला? देखिएगा, यहां से आपका H+ निकला, और H+ कहां से निकला? इस बीटा कार्बन से निकला। तो इसको आप क्या बोल दोगे? बीटा H+ एलिमिनेशन बोल दोगे। यानी ये आपका हो गया बीटा H+ एलिमिनेशन। इस बीटा फॉर्म से आपका एक हाइड्रोजन का यहां हो जाता है रिमूव। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो E1 रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और SN1 कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो एक पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हो, SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन तो होती है एंडोथर्मिक, और ये कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। यानी आप सभी जानते हो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, यहां से आप बता सकते। चलिए, नोट किया, मिटाते हैं इसको। देखिए, अब देखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और आपसे पूछे कि उसमें E1 रिएक्शन है, उसकी आपको रेट बतानी है, तो बता दोगे? देखिए क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। क्वेश्चन ये है मेरे पास में, यहां मैंने लगा दिया Cl। आपको रेट बतानी है E1 रिएक्शन की। क्लियर है? चलिए, एक यहां पर ये हो जाता है और एक यहां पर आपका ये दे रखा है। क्लियर है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, यहां पर आयोडीन दे दिया, यहां पर ब्रोमीन दे दिया, और यहां पर आपको दे दिया क्लोरीन। चलिए, नोट करें, क्वेश्चन नोट करें और मेरे को आंसर बताए क्या आएगा। कर लिया? देखिए, मैंने आपको एक बात बोली थी कि यदि किसी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो रही है तो वहां पर रीअरेंज कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, और आप सभी जानते हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, वो जो ऑर्डर आपको देखने को मिलता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, वो 3 डिग्री वाला होता है, 2 डिग्री वाला होता है, 1 डिग्री वाला होता है। क्लियर है? यानी 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर आपकी 2 डिग्री होगी, और उसके बाद में आपकी कौन सी हो जाती है? 1 डिग्री हो जाती है। यहां तक समझे इस बात को? चलिए, तो यहां पर तो आप निकालोगे इसका आंसर। देखिए, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो आपका क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आप पॉइंट क्या लिख सकते हो नोट में, कि यदि जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी, उस रिएक्शन की जो रेट होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी उतनी ही अधिक होती है। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस अभिक्रिया की जो रेट है वो उतनी ही ज्यादा होगी। और किसकी बात करें अपन? E1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। क्लियर है? क्या निकालोगे आप आंसर? आपके पास में 3 डिग्री, 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री आ जाएगा।
इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहां पर आप फंस गए कैसे? यहां पर आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सेम दे रखा है। तो यहां पर आपको क्या देखना है? लिविंग ग्रुप देखना है। ये भी एक पॉइंट तो ये बन गया इसका। दूसरा पॉइंट लिविंग ग्रुप आप देखोगे, देखिएगा जिस लिविंग ग्रुप की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा अच्छा आपका लिविंग ग्रुप होगा, उस रिएक्शन की रेट है वो उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप यहां पर लिख देते हो एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप है इज हाई। क्लियर है? तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसकी? इवन मैकेनिज्म की, वो क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। आप सभी जानते हो कि अच्छे लिविंग ग्रुप I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस ये होते हैं। इसका मतलब जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो क्या बनाता है? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है और आपका इस रिएक्शन में ऑर्डर इस प्रकार आ जाता है। क्लियर है? समझे इस बात को? चलिए यहां पर आप इसको नोट कीजिए। आपने एक ये पॉइंट नोट कर लिया। एक आपने देखा था SN1 इवन साथ साथ में होती है। कब तो SN1 होती है, कब इवन होती है? एंडोथर्मिक पे आपको इवन देखने को मिली, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी उसमें, और SN1 है उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। समझे इस बात को? आइए और क्लियर करते हैं आपको। यहां पर अपन सोलवेंट कौन सा काम में लेते हैं इस रिएक्शन के लिए? देखिएगा इस रिएक्शन में अपन सोलवेंट जो काम में लेते हैं वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट काम में लेते हैं। पोलर प्रोटिक सोलवेंट, समझे इस बात को? पोलर प्रोटिक सोलवेंट मैंने यहां पर क्यों बोला है उसको देखिएगा। देखो प्रोटिक सोलवेंट मैंने बोला था कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे विलाय कौन से होते, प्रोटिक विलाय कौन से होते जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यदि वो डायरेक्ट किसी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जैसे मेथेनॉल, आपका क्या H2, ये सभी क्या होते हैं? आपकी पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं। तो यहां पर पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उतनी ही ज्यादा होती है। इस बात को समझ गए होंगे? चलिए क्लियर है? आइए अब अपन क्वेश्चन करते हैं। एक एल्किल हैलाइड ले रहा हूं मैं, क्योंकि अपना टॉपिक है वो एल्किल हैलाइड ही था, अपने को से बाहर नहीं जाना। अब देखिए ये है मेरे पास में CH3CH और यहां से दिया। क्लियर? आइए देखते क्या बनाओगे आप जानते हो कि ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है, ये आपका बीटा कार्बन होता है। इसका मतलब इसमें बीटा एलिमिनेशन होगा, 1 2 एलिमिनेशन इसको बोलोगे। क्लियर है? अब देखिए यहां से आपका H+ निकलेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये H+ इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसे आपको क्या प्राप्त हो गया? प्रोपीन प्राप्त हो गया है। और ये आपका क्या था यहां? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? चलिए अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म किस प्रकार हो रही है उसके बारे में अपन करते हैं चर्चा। देखो मैकेनिज्म क्या कहती है, ये है मेरे पास में आपका एल्किल हैलाइड, समझे? यहां पर क्या होगा? सबसे पहले आपका Br- बाहर निकलेगा, और Br- क्या एक लिविंग ग्रुप है, और Br- के बाहर निकलने से आपका क्या फॉर्मेशन होगा? यहां पर एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? ये स्टेप कैसा होता है? आपका RDS होता है, स्लो स्टेप होता है। अब देखो यदि आपको यहां पर क्या दे दिए? हाई टेम्परेचर दे दिए, समझे इस बात को? तो ये जो रिएक्शन है ना 2 ब्रोमो प्रोपेन से आपने बनाया प्रोपीन, ये कब पॉसिबल है उस बात का भी ध्यान रखना। हाई टेम्परेचर दे दे आपको, और क्या दे दे? कोई बेस दे दे। अब बेस क्या हो सकते हैं? जैसे CH3OH दे दे, मेथेनॉल दे दे, आपको एथेनॉल दे दे, इनके बारे में क्लियर बन रहा है? ये होगा। अब यहां पर क्या आएगा? आपका कोई बेस आएगा, जैसे ये CH3OH, ये आके अटैक करेगा। अब जैसे क्या होगा? बेस आएगा, तो ये आपका क्या है? यहां से
इलेक्ट्रॉन देगा इसको और क्या बन जाएगा आपका प्रोपीन। यहां पर SN1 भी हो सकता है क्या, हो सकता है। यदि क्या दे दे आपको, लो टेम्परेचर दे दे, कोई न्यूक्लियोफाइल दे दे, मान लो ये आपको न्यूक्लियोफाइल मिला इसमें, क्लियर है। तो क्या होगा आपका, अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ वो ये बनेगा। तो मैंने बोला था कि E1 और SN1 है वो दोनों साथ साथ में होते, इस बात को समझे। आइए और क्लियर करते हैं। देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं अपने, जहां से अपने को देखने को क्या मिलेगा, यदि उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो, वो एग्जांपल अपन देख लेंगे। यहां तक नोट करिए आप। कर लिया, चलिए। अब देखो एक रूल पढ़ा होगा आपने, एक सेथ जेब का रूल होता है। सेथ जेब का नियम आपको क्या कहता है, शायद आप सभी जानते हो, वो लगा के देखते हो और उससे जो अपन प्रोडक्ट बनाएंगे वो सेथ जेब प्रोडक्ट बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में अपन करने जा रहे हैं चर्चा। देखिएगा, ये मेरे पास में कोई एक सबस्ट्रेट है, कोई एल्किल हैलाइड है, क्लियर है। चलिए देखना, इस एल्किल हैलाइड में आपको यहां दे दे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए यहां पर आपको हाई टेम्परेचर दे दे और यहां आपको दे दिया जाए बेस और आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, उसके बारे में देखिएगा। इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो यहां पर क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। आप सभी जानते हो इस हेलोजन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली जो कार्बन है, इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो। इस कार्बन को बीटा बोलते हो और इस कार्बन को क्या बोलते हो आप, बीटा कार्बन कहते हो। चलिए यहां से क्या होगा, ये Br तो निकलेगा। अब ये निकलेगा, देखिएगा हाइड्रोजन क्या बनाओगे, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये हो गया। एक यदि ये निकला तो एक प्रकार की पॉसिबिलिटी ये होगी, यानी कि यहां पर आपके दो प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक बार ये बीटा वाला हाइड्रोजन निकला यानी HBr निकला तो एक प्रोडक्ट तो आपको ये देखने को मिल जाता, क्लियर है। एक प्रोडक्ट की बात करेंगे अपन तो ये Br और ये H निकला, मतलब ये जो बीटा आपका हाइड्रोजन है ये निकला, क्लियर है। यानी बीटा H प्लस एलिमिनेशन हो रहा है और बीटा हाइड्रोजन आपका यहां क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी मेरे पास में ये बन सकती है क्या, दो प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होगी। चलिए यहां पर ये जो रिएक्शन दिखाई दे रही है, यहां पर आपको इसको बोलते हो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। आपने क्या बनाई, आपने ब्यूटीन बनाई, एक तो 2 ब्यूटीन बनाई और एक ने क्या बनाई, ब्यूट 1 इन बनाई। तो ये हो गया आपका ब्यूट 2 इन, एक आपका हो गया ब्यूट 1। देखो अभी मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले इसको समझ लो क्या होता है। देखिए सेथ जेब का रूल होता है, एक सेथ जेब का नियम, वो क्या कहता है उसके बारे में आप देखिएगा। सेथ जेब रूल, देखो सेथ जेब का नियम अपने को यह कहता है जब किसी यौगिक में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और वो किसमें होती है, एस समित आपका एल्किल हैलाइड हो सकता है, आपका एस समित एल्कोहल हो सकता है। उसमें अपन केवल और केवल किसकी बात करने जा रहे हैं आज, एल्किल हैलाइड की बात करने जा रहे हैं। तो सेथ जेब का नियम कहता है यदि किसी अभिक्रिया में विलोपन अभिक्रिया के दौरान 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनने की आपके पास में संभावना हो, तो आपका वो उत्पाद ज्यादा मात्रा में बनता है जिससे अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो, या प्राप्त होने वाली एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें आपके सबस्टिट्यूएंट्स है, प्रतिस्थापी है, वो क्या है, अधिक जुड़े हुए। अब देखो
यहाँ पर डबल बॉन्ड के सापेक्ष देखोगे तो यहाँ पर आपका मिथाइल और मिथाइल प्रतिस्थापी है, और यहाँ पर तो यहाँ पर आप बोलोगे ये कैसा होगा, आपका मोर होगा और ये लेस होगा। इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा और ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। क्लियर है? मोर स्टेबल लेस स्टेबल जान गए। ये लगभग बनता है रिएक्शन के दौरान, प्रैक्टिकल के द्वारा ये सब चीजें एज्यूम की गई है। ये 80% बनता है और ये क्या बनता है आपका 20% बनता है। अब देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। देखिएगा एल्कीन की स्टेबिलिटी आप सभी जानते हो, उसमें एक होता है H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। उसके द्वारा बता सकती हो क्या, अति संयुग्मन प्रभाव, इसी को बोला जाता है बेकर नाथन इफेक्ट बोला जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या इसी को आप क्या बोलते हो, H इफेक्ट। देखिए यदि किसी एल्कीन में ये बताता है अल्फा हाइड्रोजन के बारे में, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? तो देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन मोर होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती। इस वाले में देखो यहां पर आप क्या देखोगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। देखो डबल बॉन्ड हो गया, इसको आप ऐसे राउंड करो, और कार्बन है, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो आपके हाइड्रोजन है उन्हें आप क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। देखिएगा इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन और एक 3, कितने अल्फा हाइड्रोजन बने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले में देखोगे कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, केवल ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन कौन सा होगा, आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे आपको, 2 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। यानी यहां आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन मिले और यहां आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिले। अब देखो मैंने बोला अभी एक लाइन कि जितने ज्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब आप हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बता सकते हो तो भी ये स्टेबल आएगा। अब ये देखो ये दोनों बने हैं ना आपकी, ये इन्हें तो बोला जाता है रीजियो आइसोमर, रीजियो आइसोमर, इनको बोलोगे आप रीजियो। अब देखो ये ब्यूट-2-इन है, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी और है क्या, आपसे क्वेश्चन आ जाए मान लो कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा, आप जानते हो मोर स्टेबल है। क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन दे दिया आपको और आपको बताना है मोर स्टेबल प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर है? एक तो आपको दे दिया जाए ब्यूट-2-इन केवल और केवल, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए सिस ब्यूट-2-इन, एक आपको दे दिया जाए इसके द्वारा प्रोडक्ट बन रहे हैं ना उसके बारे में बताना, एक आपको दे दिया जाए ट्रांस ब्यूट-2-इन, और एक आपको क्वेश्चन में ये मिल जाए ऑप्शन ब्यूट-1। अब देखो आप जानते हो ब्यूट-1 तो ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब आप यहां आके अटके कैसे, क्योंकि आपने ब्यूट-2 देखा और आपने देखा कि ज्यादा स्टेबल है तो आप पहली बार में तो उसको टिक करके आओगे और वो आपका गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा उसकी बात अब बताता हूं। देखो ये जो आप देखते हो ब्यूट-2, बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है? है, ज्यामितीय समानता दर्शा रहा है। तो देखिएगा आप 2 प्रकार की ज्यामितीय समानता देखने को मिलेगी क्या इसके द्वारा, आपको सिस और ट्रांस मिलेगा क्या, सिस और ट्रांस मिलेगा क्या, बताइए मेरे को। इसके द्वारा सिस बन जाएगा क्या, तो सिस क्या बनाओगे आप, डबल बॉन्ड के सापेक्ष यदि एक ही और आपको क्या देखने को मिले, समान समूह है। क्लियर है? तो ये तो आपका क्या बना, सिस। ट्रांस की अपन यदि बात करें तो ये आपका क्या होगा, यहां पर ट्रांस होगा। अब आप जानते हो कि ट्रांस और सिस में आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी के बारे में, और ये दोनों कैसे आइसोमर होते हैं,
ये दोनों आपके होते हैं स्टीरियो आइसोमर, दोनों त्रिविम समायोगी होते हैं। ये अपन अच्छे से किया है त्रिविम समायोगिता वाले लेक्चर में। अब आप मेरे को बताओ ज्यामितीय समायोगी में सिस और ट्रांस में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? अब आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। देखिएगा, मैंने बताया था कि ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी वो सिस की तुलना में ज्यादा होती है और उसका मैंने कारण बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी जो आपके बड़े ग्रुप होते हैं, आपके बल्कि ग्रुप होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, जिसके कारण जो आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा वो मिनिमम देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत कम प्रतिकर्षण वहां आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, तो आप बता दोगे स्टेबिलिटी के बारे में। ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी क्या होती है? सिस वाले से यहां ज्यादा होती है। क्लियर है? उसका कारण आपको मैंने बता रखा है, जहां स्टीरियो केमिस्ट्री वहां पढ़ाइए। दोबारा बता देता हूं कि जो बड़े ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे होते हैं, जिसके कारण उनके मध्य ही जो लगने वाला रिपल्सन फोर्स होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, वो क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। अब प्रतिकर्षण बल यदि न्यूनतम हो जाता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अब आपका आंसर आ जाएगा यहां पर कौन सी एल्कीन स्टेबल बनेगी? ट्रांसब्यूट टू इन। बताओ, क्वेश्चन कर सकते हो, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई में, इसलिए मैंने यहां पर करवा दिया। क्लियर है? चलिए नोट करिए यहां तक, सेल्सियस का नियम समझ गए। अब देखो, ये तो आपका जो प्रोडक्ट बना है इसको आप बोलोगे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना है, इस वाले प्रोडक्ट को आप बोलोगे सेट-जेप उत्पाद, यानी कि जो ज्यादा स्थायी उत्पाद बनता है, ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, उसको तो आप बोलते हो सेट-जेप उत्पाद, और जो कम क्वांटिटी में बनता है उसको आप बोलते हो हॉफमान उत्पाद या हॉफमान प्रोडक्ट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका हॉफमान उत्पाद कब बनेगा, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका सेट-जेप उत्पाद कब बनेगा। यदि मोस्ट स्टेबल है, क्वांटिटी ज्यादा प्राप्त हो रही है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सेट-जेप प्रोडक्ट होगा, और यदि आपको लेस क्वांटिटी प्राप्त हो रही है, लिस्ट स्टेबल प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या बता दोगे, वहां पर आपका हॉफमान प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है? चलिए यहां तक नोट करें। इसके मैकेनिज्म अपन एक बार देख लेते हैं क्या होती है, क्योंकि मैकेनिज्म यदि आपको आती है किसी रिएक्शन की तब कोई आपकी दिक्कत नहीं आती, और यदि आपको मैकेनिज्म नहीं आती है तो फिर आप क्या करोगे, रट्टा मारना स्टार्ट करोगे। इसलिए मैकेनिज्म का आना बहुत जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन। देखिएगा क्या है, यहां सबसे पहले आपका Br माइनस लिविंग ग्रुप बाहर निकला। अब देखो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला, कैसी स्टेप है, RDS है, सेलो स्टेप। क्लियर हो गया, CH3 CH2 CH प्लस और आपका कैसा यहां CH3। इस बात को समझ गए? देखिए अब यहां पर आप एक चीज को फॉलो करना, एक चीज को नोट करके, ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है इसमें किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट है क्या, पहले तो वो चीज देखना। ठीक है, अब यहां से अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट यदि देखना पड़े तो आप बता दोगे सिस वाला और ट्रांस वाला। क्लियर है? क्लियर है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है अल्फा है, ये बीटा है, ये कैसा है आपका बीटा है। अब क्या आएगा, कोई बेस आएगा, बेस आके अटैक करेगा, रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। बेस आके अटैक करेगा तो यहां से इस बगल वाले कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, और इससे हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। आपको दो प्रकार की एल्कीन देखने को मिलेगी, और अभी आपको पता है, मैंने बोला था कि ट्रांस जो एल्कीन होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, आपकी ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए नोट करें यहां तक इसको आप नोट करें। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसे और क्लियरिटी आएगी इसकी इवन मैकेनिज्म। देखिए जहां बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है बस कि आपको विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन हेलोजन बता। लेकिन आपको जो डीपली स्टडी करनी है तो फिर आपको उस इवन रिएक्शन के अंदर तक जाना होगा,
तभी आप कंपटीशन फाइट कर पाओगे, जेई है, नीट है, वहां तक जा पाओगे। इसके अलावा अन्य जो एग्जाम होती है वहां उसको फॉलो कर पाओगे। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उसको डीप में पढ़ो किसी मैटर। अब हम कोशिश यही कर रहे हैं आपको डीप में पढ़ाने की। आइए बात करते हैं। देखिए चलो, ये मेरे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है और इसमें आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? यहां आपको दे दिया गया है हाई टेम्परेचर दे दिया गया है और वीक बेस दे दिया गया है कोई, आपको बताना है प्रोडक्ट बताना है। देखिए आप क्या करोगे, यहां से निकालोगे लीविंग ग्रुप को, ये कार्बन अल्फा वाला हो गया और ये कार्बन कैसा हो गया आपका, बीटा वाला हो गया। क्लियर हो गया? ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, यानी कि आप क्या करोगे, इस बीटा से निकालोगे हाइड्रोजन, ये वाला। क्लियर है? निकालोगे तो यहां पर केवल और केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो आप मैकेनिज्म के द्वारा और समझ आओगे। चलो मैकेनिज्म कर लेते हैं साथ। क्या होता है, CH3 CH CH3 CH2 सबसे पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा बाहर। ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला, इसका मतलब कैसी स्टेप है, स्लो स्टेप है आपकी, आरडीएस स्टेप है। क्लियर हो गया? क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और आपका ये CH2। इसमें आप मेरे को एक बात बताइए, ये कार्बन हुआ आपका अल्फा कार्बन, ये आपका हुआ बीटा कार्बन। क्लियर है? चलिए यहां से कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या? यदि हो रहा है तो फिर वो उत्पाद बनने की संभावना आपकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? देखो यहां से डायरेक्ट आप क्या करोगे, H+ निकालोगे, आपकी एल्केन बन जाएगी। क्लियर हो गया? ये तो यहां पर मैंने एग्जांपल ऐसा ले लिया जहां पर आप अटके नहीं, और यदि एग्जांपल यदि थोड़ा डीपली ले लेता तो फिर आप रीअरेंजमेंट करवाते और यहां पर यदि आप प्रोडक्ट बनाते तो आपकी दिक्कत होती। आप क्या करते, डायरेक्ट इधर से इधर बना देते प्रोडक्ट। तो यहां पर तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सेम है वैसा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी ना, तो वहां दिक्कत फिर देखने को मिल सकती है आपकी। चलिए तो यहां पर यदि रीअरेंजमेंट भी करवाओगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, करवा दो रीअरेंजमेंट, यदि करवाना चाहो तो करवा सकते हो। कैसा रीअरेंजमेंट होगा, यहां पर ये बन जाएगा। देखो ये कैसा था आपका 1 डिग्री कार्बो के टाइम था क्या, क्योंकि क्लियर है, समझे? ये कैसा बना 3 डिग्री कार्बो। अब यहां से क्या होगा, आपका एक H निकलेगा और वो इस पे इलेक्ट्रॉन देगा और आपका क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। बताओ देखिए एल्कीन बनी या नहीं बनी? तो वो चीज यहां पर आप डायरेक्ट कर सकते थे, एक H दिया यहां से निकाला और डायरेक्ट आप बना सकते हैं। क्लियर है? या आप यहां से निकाल सकते थे, देखो ये H निकाल सकते थे, ये भी R निकाल सकते थे। इस बात को समझ गए आप, अच्छे से समझिए। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? चलो यहां तक करें नोट। यहां तक किसी प्रकार की समस्या है तो फिर आप बताइए। देखो ये जो चीजें है ना, रेडियो सिलेक्टिविटी है, इसके बारे में भी आपको देखने को मिल सकता है, तो घबराने की कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। यहां तक आप लोग नोट करिए। ये अपने देखा है, इसमें ट्रांस जो आइसोमर है वो किस प्रकार आपका फॉर्म होता है, अपन ने उसके बारे में चर्चा की है, उसके बारे में अपन ने बात की। और आप सेट-जेप का नियम लगा के आराम से बता सकते हो कि कोई रिएक्शन है उसमें जो एल्कीन है वो मोस्ट स्टेबल एल्कीन आपकी कौन सी बनती है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब एक दो एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं और आपको वहां से बताना है कि किस प्रकार आपका हाफमान प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, आपका सेट जेप प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, उसके बारे में आपको बताना। यहां तक नोट किया है आपने? चलिए क्वेश्चन लिखिए आप। आपको प्रोडक्ट देना है हाफमान पर, आपका सेट जेप प्रोडक्ट।
यहां मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप और यहां मैंने कोई लगाया है लीविंग ग्रुप। एक तो आपका ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है आपका, यहां मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप और यहां मैंने लगा दिया है कोई लीविंग ग्रुप। चलिए खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, वीडियो को पूछ करें, खुद से ट्राई करें। कर लिया होगा। चलिए देखिएगा, ये लीविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल। अब देखो लीविंग ग्रुप के बाहर निकलने से आपको पता है कि ये कार्बन है आपका, अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन। इधर भी कौन सा हो गया आपका, बीटा कार्बन। अब देखो यहां से ये बीटा हाइड्रोजन निकला आपका और इधर से बीटा हाइड्रोजन निकला। बीटा हाइड्रोजन ये निकलने से यहां पाई बॉन्ड बनेगा और बीटा हाइड्रोजन ये निकलने से यहां पाई बॉन्ड बनेगा। बताओ देखिए ऐसा होगा क्या, क्लियर है। चलिए तो देखो यहां से दो प्रकार के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं और अपना सेठ जेब का नियम अपने को ये कहता है, आप सभी जानते हो। ये मैंने लगाया यहां मिथाइल। यदि ये बीटा हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ, रिप्लेस होने पर यहां क्या बन जाएगा आपका, पाई बॉन्ड बनेगा। एक तो ये बना, यदि यहां से निकला आपका तो ये बन गया प्रोडक्ट। अब देखो आप यहां से आपको बताना है कि इनमें स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। क्वेश्चन आपके लिए यही है। स्टेबल का मतलब जो स्टेबल होगा वो आपका कौन सा होगा, सेट प्रोडक्ट होगा, और जो लिस्ट स्टेबल होगा आपका, कम स्टेबल होगा, वो कौन सा होगा आपका, होपमैन प्रोडक्ट। चलिए देखो इस डबल बॉन्ड आपने देखा, इस डबल बॉन्ड यहां पर क्या जुड़ा हुआ है आपका, CH2 जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है CH दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो आप देखिएगा, यहां पर इसके सापेक्ष देखा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखोगे आप तो देखिएगा यहां पर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो गए 3, ये हो गए 3 2 5 और 2 ये हो गए। कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले आपको, 7 अल्फा हाइड्रोजन मिले। दोबारा देख लो, 2 अल्फा हाइड्रोजन तो ये हो गए, क्लियर है। 2 ये हो गए 4, 3 ये हो गए। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन देख रहे हैं कितने बने, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। 7 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिले। अब आप यहां पर क्या बता सकते हो, स्टेबिलिटी बता सकते हो। इसका मतलब ये क्या बनेगा आपका, मोर स्टेबल बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये कैसा बनेगा आपका, लेस स्टेबल बनेगा। ये जो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो इसकी यदि आप बात करोगे तो कैसा प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टेबल है वो आपका सेट जेब प्रोडक्ट है। देखो सेट जेब प्रोडक्ट, और ये कैसा प्रोडक्ट बना आपका, ये प्रोडक्ट जो बना है इसको आप बोलोगे होपमैन प्रोडक्ट। ये बन गया है आपका होपमैन प्रोडक्ट। तो यहां से आपने 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त कर लिए, एक तो होपमैन प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया और एक आपने क्या प्राप्त कर लिया, सेट जे प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया। क्लियर है। अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा इसकी स्टेबिलिटी आपने चेक कर। आइए आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, करें खुद से, कर लिया होगा आपने, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं। देखो लिविंग ग्रुप बाहर निकला, लिविंग ग्रुप जैसे ही बाहर निकला, अब आप क्या देख लो, उसमें अल्फा और बीटा पोजीशन देख लो, और बीटा हाइड्रोजन का क्या कर दो, वहां से एलिमिनेशन कर दो, उसको बाहर निकाल दो। देखिएगा यहां से ये निकला बाहर, आप सभी जानते हो कार्बन के साथ अल्फा कार्बन, ये कौन सा बीटा और ये बीटा, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहां है और आपकी बीटा हाइड्रोजन यहां है। बीटा एलिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन विस्तार से। देखिएगा यहां पर से एक H+ निकला, इसका मतलब यहां पाई बॉन्ड बनेगा, और एक यहां से H+ निकला, इसका मतलब यहां पाई बॉन्ड बना। तो यहां पर भी 2 प्रकार की आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है क्या, बिल्कुल मिल सकती है। देखिएगा यदि यहां से आपका ये निकला हाइड्रोजन, तो यहां क्या आया, पाई बॉन्ड आया। समझिए इस बात को। और यदि उस वाले से यदि आपने क्या निकाला, हाइड्रोजन निकाला है, तो यहां से हाइड्रोजन के रिमूव होने से, बाहर निकलने से आपका क्या बन जाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड आएगा यहां। क्लियर है। चलिए अब आप मेरे को बताइए, देखे आंसर देखिए कि इसमें ज्यादा स्टेबल जो एल्किन दिखाई दे रही है वो कौन सी बनेगी, मोस्ट स्टेबल एल्किन आपकी कौन सी होगी, बताइए। देखिए
कर लिया होगा। चलिए अपन बात करेंगे। देखो, देखा आपने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करना। अब देखते पता चल रहा होगा। देखो यहां पर क्या उपस्थित है, CH2 उपस्थित है। यहां पर क्या उपस्थित है आपका, CH2 उपस्थित है। यहां गौर से देखो आप, क्या उपस्थित है आपका, CH2 उपस्थित। क्लियर है। जबकि यहां पर क्या है, एक कार्बन है और उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ आपका, कोई एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। क्लियर है। आइए देखते हैं। देखो इसमें इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें आपने गौर किया तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। समझे इस बात को। तो देखो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उतनी ही ज्यादा है। चलिए ये क्या है आपका, मोर स्टेबल होगा। ये कैसा होगा आपका, लेस स्टेबल होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो ये मोर स्टेबल है, वो आपका क्या है, लेस स्टेबल है। अब यहां से एक चीज ये बता सकते हो क्या, क्या उसकी बात करते, वो क्या, वो ये कि ये प्रोडक्ट कौन सा बना और ये प्रोडक्ट कौन सा बना, यानी सेट जे प्रोडक्ट आपका कौन सा है और आपका होपकॉन प्रोडक्ट कौन सा है। तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ज्यादा मात्रा में बन रहा है, जिसके पास में मोर अल्फा हाइड्रोजन है, वो आपका क्या है, सेट जे प्रोडक्ट है। क्लियर है, सेट जे प्रोडक्ट। और ये कैसा हो गया आपके पास में, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये हो गया आपका हॉफमैन। क्लियर है। चलिए यहां तक नोट करिए इसको। तो ये आपने देख लिया कि सेट जे प्रोडक्ट किस प्रकार बनेगा आपका, और आपका होपमान प्रोडक्ट है वो किस प्रकार बनता है। चलो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। क्वेश्चन लिखिए, CH3 यहां लगा दिया मैंने, CH2 CH3 यहां लगा दिया मैंने, CH3 और यहां लगाया है लीविंग। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उसकी बात करिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर हाई टेम्परेचर दे दिया, मान लो मैंने टेम्परेचर दे दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया। यहां कोई दे रखा है मैंने MeOH दे दिया। क्लियर है। इसके द्वारा क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताइए। देखिए वीडियो को पूछ करे और बताइए मेरे को। आंसर बताइए। कर लिया आपने। चलिए आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बना। यदि कर लिया तो अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी अपन केवल इवन मैकेनिज्म देख पा रहे हैं, E2 तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए। तो देखिएगा यहां से क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। सबसे पहले जैसे ही लिविंग ग्रुप का यहां से बाहर जाना हुआ, यहां आपका आ गया ये CH2CH। क्लियर हो गया। तो यहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई, आप बता दोगे। यहां पर बन गया आपका कोई कार्बोकेटाइन। क्लियर हो गया। चलो ये कार्बोकेटाइन बना, ये कब बना, जब इस रिएक्शन से आपका कोई लिविंग ग्रुप निकल गया है बाहर। लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर ये स्टेप कैसी होती है सभी जानते हो, स्लो होती है और आपकी RDS स्टेप होती है। चलो अब देखो क्या होता है, यदि इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो रही है तो आपको पता है पहले से मोर स्टेबल है। क्लियर है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट तो होने की संभावना ही नहीं, पहले से क्या स्टेबल है। अब देखो ये कार्बन कैसा कार्बन आपका, अल्फा कार्बन। इसके निकटवर्ती कार्बन को आप क्या बोल पाओगे, बीटा कार्बन कह दोगे। इसी प्रकार की समस्या है नहीं। आइए अब क्या करोगे उसके बारे में अपन कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी निन्नी सी चर्चा। देखिए क्या यहां से यदि आपका निकला H निकला, क्लियर है। ये H प्लस बाहर निकलने पर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड। बताओ देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, बना कोई प्रकार की समस्या नहीं। एक मान लो आपका ये निकला H प्लस, ये निकल सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही। ये H प्लस बाहर निकला,
इस H प्लस के बाहर निकलने के बाद में यहां पर क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH3। तो बताओ क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और क्या बना आपका CH3। क्लियर है, इस बात को समझे। अब आपको बताना क्या, आपको वो बताना है कि मोस्ट स्टेबल कौन सा बना, बताओ। देखिए मेरे को कौन सा तो माइनर बना है, कौन सा मेजर बना है, उसकी बात करते हैं। ये कब है, यहां पर जब वीक बेस आके आपका क्या करता है, अटैक करता है। क्लियर, चलो देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, डबल बॉन्ड हो गया। इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले आपको, 5 अल्फा हाइड्रोजन मिले। इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष देखा आपने कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले, 3 3 6 3 9 मिले। यहां पर एक जगह आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन मिले। पांच मिले, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखना 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन मिले, समझे इस बात। तो देखिए यहां पर आपको मिले 9 अल्फा हाइड्रोजन मिले, मींस स्टेबल कौन सा हुआ, जिसके पास में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपको मिले। क्लियर है, तो ये तो आपका प्रोडक्ट कौन सा बना, सेफ ये प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट कौन सा बना आपका, इसको आप बोलोगे हाल्टमान प्रोडक्ट बोलोगे। ये बना है आपका हाल्टमान प्रोडक्ट बना। अब एक चीज बताओ मेरे को, चीज क्या बताओगे, देखिएगा यहां पर आप देखो हाइड्रोजन मिथाइल जुड़े हुए और इधर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े इस कार्बन से, डबल बॉन्ड के एक ओर, समझे। और इधर भी 2 मिथाइल सेम है इस कार्बन के ओर, इधर हाइड्रोजन और मिथाइल, तो यहां पर ट्रांस वाली पॉसिबिलिटी तो बनी नहीं रही है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, सेज ये वाला बनेगा। यदि आपसे इसमें स्टीरियो आइसोमर पूछ ले तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ के इसके स्टीरियो आइसोमर नहीं बन रहे हैं। और इनको आपस में आप क्या बोलते हो, सभी जानते हो, ये आपस में कैसे है, रीजियो आइसोमर है। क्या है, रीजियो आइसोमर है। मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, तो ये अपन ने बात की है इवन रिएक्शन की, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अगली क्लास में अपन देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का सेकंड पार्ट लेके आएंगे आपके सामने, E2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।